हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारी सीरीज लीगल करंट अफेयर्स में, जहां हम लेटेस्ट केसेस को समझते हैं उनके फैक्चुअल बैकग्राउंड के साथ और ये भी समझते हैं कि आप इन केसेस को अपने मेंस के आंसर्स में किस तरह से साइट कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आज का पहला केस है राहुल अग्रवाल वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब एक नवविवाहिता है 25 साल की, जिनकी डेथ हो जाती है 2021 में सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में। खैर, अब obviously what follows is the allegations and harassment complaints against the husband and the relatives. अब एक काउंटर कंप्लेन हस्बैंड के कजन ने लॉन्च करी डिसीज्ड, मतलब ये जो लेडी थी जो मर गई, उसके फादर के अगेंस्ट कि इन्होंने कैश और ज्वेलरी को मिसअप्रोप्रिएट किया है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को एक ऐसा एजेंट मिला विच हु इज रिस्पोंडेंट नंबर 2, आई एम सॉरी, जिसने एलिजिडली डिसीज्ड के फादर के बिहाफ पे एक्ट करके एक विटनेस से पैसे को एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की थी। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए जो आईओ था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसे उस एजेंट का वॉइस नोट चाहिए था, जिसे वो थ्रेटनिंग ऑडियो के साथ कंपेयर करके उसकी लेजिटिमेसी और उसकी जेन्युइननेस को प्रूव कर सके और अकॉर्डिंगली इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू कर सके। अब यहाँ पे रिस्पोंडेंट कहती है कि भाई मैं अक्यूज थोड़ी हूँ, अब मैं अक्यूज नहीं हूँ तो मैं वॉइस सैंपल क्यों दूँ, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते, यू कैन नॉट कंपेल मी टू गिव यू माई वॉइस। ठीक है, हाई कोर्ट ने इस ऑर्डर को क्वॉश कर दिया ये कह के कि भाई सिमिलर मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच के सामने पेंडिंग है। अब वो मैटर जो लार्जर बेंच के सामने पेंडिंग था उसका भी कोई जजमेंट निकल कर नहीं आया। फाइनली दिस केस रीच्ड सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड द मैटर वाज हर्ड। अब इशू यही बनता है कि क्या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट किसी भी व्यक्ति को, इंक्लूडिंग नॉन अक्यूज्ड, विटनेसेस और एनी थर्ड पार्टी फॉर दैट मैटर, किसी तरह के एविडेंस कलेक्शन के लिए कंपेल कर सकता है, वॉइस सैंपल जैसे? क्या ये ऑर्डर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 को वायलेट कर देगा? अब इस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट रूलिंग्स पहले भी दी जा चुकी हैं, है ना। काठी कालू ओगड़, नंदिनी सतपति, पीएल दानी, फिर उसके बाद 2019 का केस है रितेश सिन्हा का। ये सारी जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स हैं, ये आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के स्कोप को डिफाइन कर चुके हैं कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 किस तरह की प्रोटेक्शन देता है, किस तरह के एविडेंस की को प्रोटेक्ट करता है, व्यक्ति के किस राइट को प्रोटेक्ट करता है, राइट। अब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 है क्या? बेसिकली कोई भी व्यक्ति जो कि अक्यूज्ड है, देखो एसेंशियल्स हैं इसके, इस प्रोटेक्शन के, इस फंडामेंटल फ्रीडम के, उन्हें आप हमेशा याद रखिए। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 3 कंडीशंस अगर मीट हो जाएं तो अप्लाई कर जाता है। पहले तो जो व्यक्ति क्लेम कर रहा है वो केस में अक्यूज था, पहला, ठीक है, ही हैज टू बी एन अक्यूज्ड। दूसरा, उसे कंपेल किया जा रहा है, फोर्स किया जा रहा है, कोअर्स किया जा रहा है, उस पर इन्फ्लुएंस, लीगल प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। किस चीज के लिए? कि वो अपने ही खिलाफ गवाही दे दे, कि वो अपनी ही गिल्ट को साबित करता हुआ कोई एविडेंस दे दे। ये करने के लिए उसे मजबूर किया जा रहा है। तो वो कह सकता है कि मैं चुप रहूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, जो आप मांग रहे हैं, मुझसे बोलने को कह रहे हैं, मैं नहीं कहूंगा, नहीं दूंगा। और आर्टिकल 23 उससे कहेगा बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। ये है आर्टिकल 20 क्लॉज 3। ठीक है, अब किस तरह के एविडेंसेस पे अप्लाई होता है? 2 तरह के एविडेंसेस हैं जिनको आप इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में समझिए, जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस पे आंसर लिखते हैं तो ये मेंशन करना इंपेरेटिव होता है। टेस्टिमोनियल एविडेंसेस, मटीरियल एविडेंसेस। इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्टिमोनियल एविडेंसेस और मटीरियल एविडेंसेस पे डिपेंड करेगा कि आर्टिकल 23 अप्लाई हो रहा है या नहीं। अब टेस्टिमोनियल एविडेंस क्या होता है? समथिंग दैट कम्स फ्रॉम अ पर्सनस माइंड, जैसे कोई स्टेटमेंट हो गया, कोई कन्फेशन हो गया, कोई आंसर विच कम्स फ्रॉम अ पर्सनल नॉलेज और बिलीफ, या किसी पर्टिकुलर या सेट ऑफ फैक्ट्स का एडमिशन। ये है टेस्टिमोनियल एविडेंस। ये ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कुछ डायरी एंट्री हो सकती है, जैसे कि इंटेंशन, मोटिव या फिर पर्सनल नॉलेज, कोई बिलीफ, कुछ भी समझ आए, ये है टेस्टिमोनियल एविडेंस। इसे आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोटेक्ट करता है कि आप जब तक अपनी मर्जी से इसे ना देना चाहें, देने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो
इस एविडेंस को डिस्क्लोज करने के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्लियरली कहता है। दूसरा जो एविडेंस है वो है मटेरियल एविडेंस। ठीक है, मटेरियल एविडेंस को ही नंदिनी सतपथी वर्सेस पियलदानी, काठी कालू ओगड़, इवन रितेश सिन्हा के केस में डिफाइन किया गया है कि मटेरियल एविडेंस क्या होता है, समथिंग दैट कम्स फ्रॉम अ पर्सन्स बॉडी। ठीक है, कुछ ऐसा जो एक व्यक्ति के शरीर से निकल आए, मतलब आपका कोई एक्सटर्नल एक्शन नहीं कि भाई इसे ऐसे एक्ट किया, ऐसे खड़ा है, नहीं, ना ही कुछ ऐसा मेंटल प्रोसेस। The only thing that exists, or a fact or an evidence or anything for that matter that exists independent of your will, आप चाहते हैं नहीं चाहते कि वो एग्जिस्ट करे ना करे, वो एग्जिस्ट कर रहा है। इट इज नॉट ऑन यू टू डिसाइड वेदर और नॉट इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ योर विल। ठीक है, इसमें आपका कुछ भी आ सकता है, इसमें फिंगरप्रिंट्स, डीएनए है ना, ब्लड सैंपल, फिर वॉइस सैंपल हो सकता है, कोई कपड़ा हो सकता है, कोई फोटोग्राफ हो सकता है, कोई फुटप्रिंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये आपकी बॉडी से निकल कर आता है, नॉट कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये आपके पर्सनल नॉलेज पे किसी स्टेटमेंट, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन दैट। ये जो एविडेंस होता है, मटीरियल एविडेंस जिसे कहते हैं, ये आर्टिकल 23 के प्रोटेक्शन में नहीं आता, 20 क्लॉज 3 के प्रोटेक्शन में नहीं आता। ठीक है, इनफैक्ट इसे अच्छी तरह से समझाया जा चुका है कि अगर कोई मटेरियल एविडेंस है, एन एक्सटर्नल एविडेंस दैट एग्जिस्ट्स विदाउट इंडिपेंडेंट ऑफ अ पर्सन्स विल, दैट कम्स फ्रॉम हिज बॉडी, नॉट फ्रॉम अ पर्सनल बिलीफ, इज नॉट टेस्टिमोनियल एविडेंस एंड इट कैन बी कंपेल्ड नॉट टू इंक्रिमिनेट अ पर्सन बट टू फर्दर द इन्वेस्टिगेशन। इस एविडेंस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो किसी व्यक्ति को इंक्रिमिनेट या उसको सजा दिलाने का नहीं होता, ये होता है ताकि इन्वेस्टिगेशन को एफिशिएंटली कंडक्ट करके केस की पिक्चर को क्लैरिफाई किया जा सके और ये समझ आए कि भाई किसका इन्वॉल्वमेंट है, किसका नहीं है, और किस तरह से अब केस को आगे बढ़ाया जाएगा और आगे हमें किस कंक्लूजन तक पहुंचना है। मतलब कहानी साफ हो जाए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये कुछ समझ आ जाए, इस चीज की पिक्चर को क्लैरिफाई करने के लिए मटेरियल एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है। वॉइस सैंपल एक मटेरियल एविडेंस है, टेस्टिमोनियल एविडेंस नहीं है। ठीक है, अब हाई कोर्ट में जब इन्होंने कहा कि मैं वॉइस सैंपल नहीं दूंगी और ये तो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है, ये है वो है, तो हाई कोर्ट ने इनकी बात मान ली थी और आयोग की इस रिक्वेस्ट को क्वॉश कर दिया था कि आप वॉइस सैंपल नहीं ले सकते, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 वायलेट हो जाएगा। तो मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। ठीक है, अब कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस एक बार पढ़ लेते हैं कि कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया। बैकग्राउंड तो हम समझ चुके और कंसेप्ट भी हम समझ ही चुके। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि हाई कोर्ट ने सिर्फ एक एकेडमिक क्वेश्चन को एंटरटेन किया है जिसे एक बाइंडिंग प्रेसिडेंट ऑलरेडी कवर करता है, और वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट किसका था? रितेश सिन्हा के केस का था। ठीक है, दैट अ लार्जर बेंच रेफरेंस वाज पेंडिंग, द रेफरेंस हैज बीन क्लोज्ड ऑन डिफॉल्ट thereby depriving it of legal efficacy। खैर, court observed that furnishing a voice sample constitutes material evidence, ठीक है, rather than testimonial evidence and is not compelled testimony in constitutional sense। voice sample उसी फुटिंग पे स्टैंड करते हैं जिस फुटिंग पे फिंगरप्रिंट, डीएनए, सिग्नेचर, इंप्रेशंस वगैरह स्टैंड करते हैं। मटेरियल एविडेंस होली इनकॉकस होता है और अपने आप किसी भी व्यक्ति को इंक्रिमिनेट नहीं करता, वो सिर्फ मटेरियल के कंपैरिजन में या फिर इन्वेस्टिगेशन में डिस्कवर किया हुआ एक फैक्ट होता है जिससे केस की कहानी थोड़ी सी क्लियर हो जाती है। जो ब्लर्ड पिक्चर है जिसे कड़ी कड़ी जोड़ के क्लियर किया जा रहा है, पजल के टुकड़े जोड़े जा रहे हैं, उन्हीं टुकड़ों में एक टुकड़ा ये भी हो सकता है। तो मटेरियल एविडेंसेस आर लाइक दोज पजल पीसेस व्हिच इफ जॉइंड टुगेदर विल bring us something, will present to us a certain picture, और फिर उस पिक्चर को भी ऑथेंटिकेट करने के लिए हम बाकी एविडेंसेस को कंसिडर करेंगे। ये एविडेंसेस कभी बाइंडिंग नहीं होते, ये कभी कंक्लूसिव नहीं होते, ये इमीडिएटली किसी को गिल्ट या इनोसेंट प्रूव नहीं कर देते, है ना।
कोर्ट ऑब्जर्व्ड that Article 20 Clause 3 protects any person, whether accused or witness, from compulsion to be a witness against themselves. However, अब कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि रितेश सिन्हा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में द कोर्ट इंटेंशनली यूज द वर्ड पर्सन, कि भाई आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की प्रोटेक्शन किस पर्सन पर एक्सटेंड करेगी, किस पर्सन को मजबूर नहीं किया जा सकता किस तरह के एविडेंस को देने के लिए। उन्होंने जानबूझ के वर्ड अक्यूज्ड का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने पर्सन का इस्तेमाल किया। ये कोई गलती नहीं थी, ये कॉन्शियस डिसीजन था। वो विटनेस, थर्ड पार्टी, नॉन अक्यूज सबको कवर करना चाहते थे। वो 20 क्लॉज 3 की प्रोटेक्शन या नॉन प्रोटेक्शन के एम्बिट में सबको कवर करना चाहते थे। दिस वॉज अ कॉन्शियस स्टेप। ठीक है, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फाउंडेशनल प्रिंसिपल जो कि स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू ओगढ़ में दिया गया था, उसमें डिटरमाइन किया था कि कोई भी हैंड राइटिंग का स्पेसिमेन, सिग्नेचर, फिंगर इंप्रेशन टेस्टिमनी कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते। ये सिर्फ इनकॉकस एविडेंसेस होते हैं जो कंपैरिजन पर्पस के लिए कलेक्ट किए जाते हैं और यूज भी किए जाते हैं। ठीक है, फाइनली कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि मैजिस्ट्रेट की पावर टू डायरेक्ट वॉइस सैंपल कलेक्शन सब्सिक्वेंटली एड्रेस होती है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जहां सीआरपीसी साइलेंट था कि भाई वॉइस सैंपल के कलेक्शन को ऑर्डर किया जा सकता है या नहीं। बीएनएसएस इज क्वाइट वोकल और सेक्शन 349 में एक्सप्रेसली ये पावर मैजिस्ट्रेट को दी गई है कि वो वॉइस सैंपल के कलेक्शन के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। तो स्टैट्यूटरी सैंक्शन है इस ऑर्डर के पीछे, जिसे जुडिशियल प्रीसिडेंट भी रिकॉग्नाइज करता है। ओके, कोर्ट ऑब्जर्व दैट सीआरपीसी और बीएनएसएस अप्लाइज, वेदर सीआरपीसी अप्लाइज और बीएनएसएस अप्लाइज, मैजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी है वॉइस सैंपल को फर्निश करवाने का डायरेक्शन देने की। सीआरपीसी में ये अथॉरिटी रितेश सिन्हा से निकलती है क्योंकि सीआरपीसी अपने आप में साइलेंट था। नाउ दैट वी हैव बीएनएसएस, ये अथॉरिटी एक्सप्रेसली 349 में कॉन्फर की जा चुकी है। ठीक है, इन ईदर केस द डायरेक्शन डज नॉट इन्फ्रिंज अपॉन एनीबडीज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम गिवन टू देम अंडर आर्टिकल 20 क्लॉज 3, और इस ऑर्डर को वैलिड माना गया और वॉइस सैंपल कलेक्ट करने की परमिशन ग्रांट कर दी गई। ठीक है, तो 20 क्लॉज 3 का बड़ा अच्छा इंटरप्रिटेशन है। अब क्या है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये आपको पता ही है। ठीक है, ऑपरेट्स ऑन द लीगल मैक्सिम व्हाट, नीमो टेनेटोर पॉन्डेरे अक्यूजारे सेपिसम, स्टैब्लिश करता है कि कोई भी व्यक्ति कंपेल नहीं किया जा सकता सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग स्टेटमेंट्स देने के लिए। ये फंडामेंटल लीगल प्रिंसिपल है जो इंडिविजुअल्स को किसी भी तरह के कंपल्जन से बचाता है कि उनको उन्हीं के खिलाफ कुछ बोलने के लिए मजबूर ना किया जा सके। ठीक है, अब आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का टेक्स्ट क्या है वो पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 प्रोहिबिट्स एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। ठीक है, कोई भी व्यक्ति, अब 20 क्लॉज 3 एक्सप्रेसली अक्यूज्ड को ही कवर करता है कि भाई कोई भी व्यक्ति जिस पे आरोप लगा है उसको अपनी ही गिल्ट साबित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता कि आओ कटघरे में खड़े हो और बताओ कि तुमने क्राइम क्यों किया और कैसे किया। ठीक है, फ्रॉम बीइंग कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट देमसेल्व्स, लेकिन रितेश सिन्हा में इस प्रोटेक्शन को एक्सटेंड किया गया, सिर्फ अक्यूज नहीं, उस केस में इन्वॉल्व सभी पार्टीज को ये प्रोटेक्शन दी गई जो कि किसी तरह का एविडेंस दे रही हैं। Constitutional safeguard operates as an absolute bar against testimonial compulsion resulting in self-incrimination. ठीक है, की डिस्टिंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। ये क्रिटिकल डिस्टिंक्शन डिटरमाइनिंग वायलेशन लाइज बिटवीन टेस्टिमोनियल एंड मटेरियल एविडेंसेस विच वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। ठीक है, तो दिस इज द केस। अगले केस की तरफ आते हैं। केस का नाम है विवेक नागरथ वर्सेस दिव्या गोगलानी, जिसमें पार्टीज विवेक और दिव्या जी ने शादी करी आर्य समाज मंदिर में आर्य सामाजिक विधि विधान से, और फिर उस शादी को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट शादरा के सामने रजिस्टर करा लिया। कुछ एविडेविट्स भी इनको देने पड़े, स्वर्ण डेक्लेरेशंस की हाँ हमने सारे रीति रिवाज को फॉलो करके, लॉ को कंप्लाई करके ये विधि विधान पूर्वक मैरिज सोलमनाइज की है, हमारी शादी को रजिस्टर कर दीजिए। ठीक है, दिस वॉज द एफिडेविट। अब इनकी इनिशियल रजिस्ट्रेशन के बाद इनका विचार था कि भाई अभी फरवरी में मैरिज हो गई है, रजिस्टर हो गई है कानूनन, अप्रैल वगैरह में वही ट्रेडिशनल बड़ी सेरेमनी जो होती है वो कर लेंगे दोनों पार्टीज, है ना। लेकिन शादी के कुछ 4-5 दिन में ही इनमें दिक्कतें आने लगी एंड दे डिसाइडेड टू पार्ट वेज कि अभी बड़ा वो धूमधाम वाली शादी नहीं करेंगे, अभी इसको यहीं खत्म कर देते हैं। अब क्योंकि शादी बहुत थोड़े ही दिन की थी, 4-5-6 दिन की थी, तो इन्होंने सोचा कि इसको अनल कर देते हैं। अब ये जाते हैं कोर्ट में। ठीक है,
और कहते हैं कि भाई हमने सप्तपदी नहीं की। सप्तपदी इज एन एसेंशियल राइट ऑफ फॉर अ हिंदू मैरिज, है ना, सप्तपदी एंड फेरास। तो वैदिक विवाह का एक एसेंशियल स्टेप होता है ये। तो इनका कहना था कि हमने सप्तपदी तो की नहीं, और सप्तपदी क्योंकि हमने नहीं की है इसलिए हमारी मैरिज जो है वो नल एंड वॉइड एब इनिशियो है। तो उन्होंने जॉइंट पिटिशन फाइल करी अंडर सेक्शन 7 बिफोर फैमिली कोर्ट सीकिंग टू annul their marriage. So they wanted to part ways. तो दिक्कत ये नहीं कि वो रास्ते अलग होने में दिक्कत आ रही है, ऑफ कोर्स रास्ते अलग कर लो अगर चाहते हो तो, लेकिन वो डिवोर्सीज नहीं कहलाना चाहते थे। ठीक है, एक मैरिज अगर एंड होती है तो या तो वो वॉइड होगी या फिर वो डिवोर्स हो जाएगी, एंड हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो डिसोल्यूशन पे अगर वो लीगल मैरिज डिसॉल्व होती है तो डिवोर्सीज हो जाते हैं, तो दे गो बैक टू बीइंग सिंगल बट दे वर मैरिड वंस बिफोर, है ना। एक लीगल उनके पास टाइटल था जिसको लॉ एक्नॉलेज करता था, वो टाइटल उन्होंने इंटेंशनली रिवोक कर दिया है, खत्म कर दिया है। अब वॉइड में क्या होता है, नल एंड वॉइड अगर मैरिज डिक्लेयर हो जाए तो इट इज एज इफ यू नेवर मैरिड, so you go back to being never married. They wanted this, they wanted to go back to being never married instead of being divorced. That is what they wanted कि 4-5 दिन की शादी, डिवोर्स का टैग लग जाएगा, void कर देते हैं, never married का स्टेटस रिस्टोर कर देते हैं। ठीक है, अब लोअर कोर्ट ने क्या कहा, फैमिली कोर्ट ने कहा कि भाई आप एस्टॉपल का नियम लगता है आप पे, आपने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने एफिडेविट सबमिट किया है जिसमें आपने डिक्लेयर किया है कि आपकी शादी हुई है और आपने शादी पूरे विधि विधान से की है। अब आप कह रहे हैं कि हमने विधि विधान पूरे नहीं निभाए, हमने शादी नहीं की, वी एक्चुअली नेवर गॉट मैरिड, डिक्लेयर अस नेवर मैरिड। ठीक है, तो यू आर गोइंग बैक ऑन योर वर्ड विच लॉ कैन नॉट अलाउस, वो लॉ कैन नॉट अलाउ, लॉ ऑफ एस्टॉपल, ये डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल लगेगा, यू कैन नॉट बी अलाउड टू गो बैक ऑन योर वर्ड, हेंस योर मैरिज सबसिस्ट्स। इफ यू वांट टू डिसॉल्व इट, गो थ्रू द प्रॉपर मैकेनिज्म। वॉइड तो इसे नहीं डिक्लेयर करूंगा मैं। ठीक है, अभी परेशान हो गए भाई, डिवोर्स का टैग नहीं चाहिए। इन्होंने फैमिली कोर्ट के डिसीजन को दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर दिया, कंटेंट करते हुए कि सप्तपदी का एब्सेंस जो है वो मैरिज को इनवैलिडेट कर देता है, वॉइड एब इनिशियो के स्टेटस पे ले आता है, एंड दे विल नॉट बी डिवोर्सीज, दे विल बी नेवर मैरिड। ठीक है, अब कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस क्या है इन्हें पढ़ लेते हैं। कोर्ट की स्टैट्यूटरी स्कीम पे क्या ऑब्जर्वेशंस है, कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एचएमए जो है कोई भी ऐसा प्रोविजन कंटेन नहीं करता जो कि मैरिज को इस ग्राउंड पे इनवैलिडेट या वॉइड कर दे कि सेक्शन 7 में दिए गए विधि विधान को फॉलो नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि हिंदू मैरिज अनल नहीं की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है, लेकिन हिंदू मैरिज कब अनल की जा सकती है? सेक्शन 11 कहता है कि आप अपनी मैरिज को वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। कब? जब सेक्शन 5 में लिखी गई बात कोई फुलफिल हो जाए। 3 सिचुएशंस में मैरिज वॉइड है। कब? जब वो बाइगेमस है, जब वो प्रोहिबिटेड डिग्रीज में की गई है, जब वो सपिंडा है। अगर इस तरह की शादी है तो लॉ उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा। योर मैरिज विल बी वॉइड, यू विल नॉट बी एनीबडीज वाइफ और हस्बैंड रेस्पेक्टिवली। लॉ आपको स्पाउस ही नहीं मानेगा, तो स्पाउस होने के हवाले से जो आपको राइट्स मिलते हैं, जो आपको एचएमए राइट्स देता है, आपको वो राइट्स भी नहीं दिए जाएंगे। ये होता है वॉइड होने का पूरा प्रोसेस। लेकिन ये प्रोसेस तभी इनिशिएट होता है जब कानून उस शादी को शादी मानने से मना कर दे, और कानून इस बेसिस पे शादी को शादी मान लेता है कि एक आध कोई विधि विधान नहीं किया गया। हालांकि हिंदू मैरिज जो डिफाइन की गई है वो इसी से की गई है, लेकिन वॉइड डिक्लेयर करने के लिए डेफिनेशन का, उस सेरेमनी का विधिवत शब्दशः पूर्ण होना जरूरी है, ये एक्ट में नहीं दिया गया। ठीक है, ऑल द प्रोविजंस जो कि वॉइड, वॉइडेबल, डिसोल्यूशन से डील करते हैं वो तभी अप्लाई होते हैं जब मैरिज सोलमनाइज हुई हो। अब जब आप मैरिज को वॉइड भी डिक्लेयर करवा रहे हैं तो वो मैरिज हुई थी, पार्टीज एक्सेप्ट कि हमने शादी की, लेकिन ये शादी लीगली रिकॉग्नाइजेबल नहीं है और इसीलिए आप इसको वॉइड कर दीजिए।
मतलब शादी होती है, हिंदू मैरिज एक्ट के टाइटल में ही मैरिज है, तो मतलब मैरिज का एग्जिस्टेंस जरूरी है। फॉर यू टू क्लेम एनीथिंग व्हाटसोएवर कंटेन्ड इन द एक्ट, इट इज नेसेसरी दैट यू वर मैरिड। इफ यू डिनाई दैट मैरिज ऑल टुगेदर, तो फिर हिंदू मैरिज एक्ट ही कैसे अप्लाई होगा? आप ये नहीं कह रहे कि हमने शादी की लेकिन हमारी शादी वॉइड है, इस वजह से वॉइड है। आप कह रहे हैं कि हमने शादी की ही नहीं, हमारी शादी हुई ही नहीं, हमारी शादी ही नहीं है, तो हिंदू मैरिज एक्ट कैसे आ जाएगा आपकी सुरक्षा के लिए, आपके स्टेटस को वॉइड डिक्लेयर करवाने के लिए? आप तो खुद ही मान रहे हैं कि शादी नहीं हुई है। ठीक है, तो all the provisions dealing in the act are applicable only to marriages that have been solemnized, वो शादियां जो की जा चुकी हैं। petition therefore maintainable ही नहीं है इस statutory framework में। स्कोप क्या है सेक्शन 11 का? सेक्शन 11 HMA एम्पावर करता है कोर्ट्स को कि वो डिक्री ऑफ नलिटी दे सकें उन शादियों में जिन्हें ड्यूली सोलमनाइज नहीं किया गया है, या फिर जो सेक्शन 5 की एसेंशियल कंडीशंस को वायलेट करती हैं। क्या है वो? कि भाई सब्सिस्टिंग स्पाउस है, बाइगमस है मैरिज, प्रोहिबिटेड डिग्री है, या फिर सपिंडा रिलेशनशिप है। रिलीफ जो सीख की जा सकती है वो है इनवैलिडेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ नॉन सोलमनाइजेशन। सॉरी, रिलीफ जो सीख की जा रही है इस केस में वो क्या है कि आप मैरिज को इनवैलिडेट कर दीजिए, क्योंकि मैरिज एक्चुअली कभी सोलमनाइज ही नहीं हुई। ठीक है, जो मैरिज सोलमनाइज हुई ही नहीं है, जिस मैरिज को आप कह रहे हैं कि शादी ही नहीं हुई है, उस शादी को इनवैलिडेट कैसे किया जा सकता है? ठीक है, डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ सेक्शन 11 एज द प्रोविजन प्रीसपोजेस, वो अज्यूम करता है, देयर इज एन अंडरलाइंग अजम्पशन ऑलवेज इन द इंटायर एक्ट फॉर दैट मैटर। किसी भी राइट, रेमेडी, रिलीफ को सीख करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट में एक अंडरलाइन अजम्पशन हमेशा रहता है कि शादी हुई। अब उस शादी के बाद आगे पीछे क्या होगा ये तभी डिसाइड होगा जब शादी होगी। यहाँ पे इनका कहना है कि शादी ही नहीं हुई है। ठीक है, देख रहे हो तुम कितना एंटरटेनिंग केस है इस तरह के भी। आई वंडर हु वाज देयर लॉयर। खैर, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल कहता है, वो भी रेलेवेंट है, जो कि फैमिली कोर्ट में जिसे हाईलाइट भी किया गया था। इट इज ऑल्सो रेलेवेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि लीगल प्रिंसिपल प्रिवेंट करता है उस व्यक्ति को फ्रॉम डिनाइंग और सर्टिंग समथिंग दैट इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट दे हैव प्रीवियसली स्टेटेड और अग्रीड टू। यहाँ पे इन्होंने एक लीगल डेक्लेरेशन दिया कि हमने शादी की है, ये सब किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा, और फिर कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, तो दिस इज गोइंग बैक ऑन व्हाट यू स्टेटेड ऑन ओथ, दैट डज नॉट स्टैंड, cannot be considered seriously. Solemnization as prerequisite, जितनी भी रेमेडीज हैं HMA में, whether relating to void marriages or voidable marriages or divorce or judicial separation, presupposes existence of a marriage. ठीक है, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिमोनियल रेमेडीज, हिंदू मैरिज एक्ट को स्ट्रिक्टली कंस्ट्रू करना जरूरी है विद मैट्रिमोनियल रिलीफ्स, जो कि तभी अवेलेबल हैं जब स्टैच्यूट उन्हें प्रोवाइड करे। अगर स्टैच्यूट उन रिलीफ को प्रोवाइड नहीं कर रहा, या फिर आपके पास वो ग्राउंड ही नहीं है जिसके बेसिस पे स्टैच्यू उस रिलीफ को प्रोवाइड कर रहा है, तो फिर आपको रिलीफ नहीं दी जा सकती। आपके लिए, आपकी कन्वीनियंस पे, आपकी बिलीफ अंडरस्टैंडिंग पे कोई नया ग्राउंड क्रिएट नहीं किया जा सकता। बस क्योंकि आपको कुछ चाहिए इसके लिए पूरा कानून ही चेंज हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। अवेलेबल ग्राउंड्स के बेसिस पे आप रिलीफ को सीख कीजिए, दैट इज हाउ द लीगल सिस्टम वर्क्स। फाइनल डिसीजन, कोर्ट ने अपील को एंटायरिटी में डिसमिस कर दिया, फाइंडिंग इट डिवॉइड ऑफ मेरिट, कि इसमें कोई मेरिट ही नहीं है। बोथ पिटिशन बिफोर द फैमिली कोर्ट एंड द अपील बिफोर द हाई कोर्ट वर अ प्रोडक्ट ऑफ sheer ingenuity, a complete misadventure and a misguided attempt to turn the settled law on its head. धक्का देके उसे सर पे उल्टा खड़ा कर दो, ये है इनका इरादा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, सेक्शन 7 क्या है? सेक्शन 7 मैरिज को वैलिड डिक्लेयर करता है अगर वो हिंदू कपल के बीच में की गई है कस्टमरी सेरेमनी और रिचुअल्स को परफॉर्म करते हुए। सेरेमनीज क्या है? मे बी सोलमनाइज्ड, देखो यहाँ शैल नहीं है, मे। हिंदू मैरिज को बहुत तरीके से किया जाता है, सिर्फ वैदिक विवाह नहीं होता, पौराणिक विवाह भी होता है। ठीक है, वेदों में बहुत तरह के विवाहों को रिकॉग्नाइज किया गया है। भाई
Obviously, Vedic Vivaha is different, Puranic Vivaha is different. Then there are communities that affiliate to Hinduism, जो कि scheduled tribes हैं. For example, मीना, वो Hinduism को affiliate करती हैं. They accept Hinduism as their religion and they have their own ceremonies. तो हिंदू मैरिज को may भी solemnize किया जा सकता है. कैसे? with the customary rites and ceremonies of either party. Whether such rite ceremonies include सप्तपदी हो सकती है, जहाँ पे 7 steps होते हैं. सप्तपदी और फेराज अलग अलग होते हैं by the way, ठीक है. या फिर sacred fire के अराउंड जो फेराज होते हैं वो, बोथ आर डिफरेंट. तो ये भी रिचुअल्स हो सकते हैं. और भी कोई कस्टम्स कम्युनिटी के अपने जो रिचुअल्स हैं उनको भी फॉलो करके अगर आप हिंदू विवाह कर रहे हैं, एक एस्टैब्लिश्ड कस्टमरी प्रैक्टिस को फॉलो करके अगर आप विवाह कर रहे हैं, तो वह विवाह वैलिड माना जाता है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट. ठीक है. अगर फेरे नहीं किए या फिर कुछ ऐसा असेंशियल, तो सप्तपदी फेरा असेंशियल है. हर हिंदू विवाह का एक फाउंडेशनल जो प्रोसेस है वो फेरे इंक्लूड करता है. ज़्यादातर विवाह जो होते हैं उनमें सप्तपदी होती ही नहीं, फेरे ही होते हैं. ठीक है. तो भाई किस कम्युनिटी के लिए किस तरह की, अब सिखिज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सभी हिंदूइज्म के एम्बिट में आ जाती हैं. HMA इनको भी प्रोटेक्ट करता है कि नहीं. लेकिन इनकी शादी का प्रोसेस अलग होता है. सिक्स में सिर्फ 3 फेरे होते हैं, लेकिन अग्नि के आसपास नहीं होते, गुरु ग्रंथ साहिब के आसपास होते हैं, अराउंड होते हैं. ठीक है. उसी तरह से बुद्धिस्ट वेडिंग शायद अलग तरीके से कंडक्ट की जाती हो, मुझे पता नहीं. जैनिज्म वेडिंग हो सकता है अलग तरीके से कंडक्ट की जाती हो. द पॉइंट इज कि हर कम्युनिटी के जो हिंदुइज्म के एम्बिट में आते हैं उनके अपने कस्टम्स, बिलीव्स, रिचुअल्स हो सकते हैं, और हिंदू मैरिज एक्ट उस विवाह को लेजिटिमाइज करता है. As long as it is not something new that you are doing it out of creation or curiosity. You are doing it because it is a custom that has been followed on for a very long time. That it has attained the force of custom, कि उसे custom माना जा सके. ठीक है. सेरेमनीज, कस्टमरी सेरेमनी रिचुअल्स का मतलब है कि मैरिज को सोलमनाइज किया जा सकता है कम्युनिटी के कस्टम्स के बेसिस पे. फॉर इंस्टेंस, अ कम्युनिटी में प्रोवाइड फॉर अ मेयर एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स. हो सकता है माला इधर उधर माला एक्सचेंज करके भी कुछ कम्युनिटीज में शादी को वैलिड विवाह माना जाता हो सकता है दूसरे में थोड़ा इलेबोरेट यज्ञ रिचुअल नेसेसरी हो. ठीक है. ये सारे जो एक्ट है वो इन सारे डिफरेंसेस को अकाउंट करके इन सभी तरह की शादियों को वैलिड मैरिज डिक्लेयर कर देती है. ठीक है. अभी इट इज रीडिंग बिटवीन द लाइन. ओके. सो दैट इज इट फॉर टुडे. हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 7 किस बेसिस पे वॉइड हो सकता है, नहीं हो सकता, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है. इसको आप नोट ज़रूर करें और मैरिज की वैलिडिटी के ऊपर इस केस को फिट करके देखें. बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव आंसर बनके तैयार होगा. बाकी अगले सेशन में मिलेंगे, कुछ और ऐसा ही पढ़ेंगे. तब तक आप सब अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच. Bye bye.